हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आरएस इंग्लिश एरा जो आप लोग का यूट्यूब चैनल है, आप लोग के बीच में इंग्लिश स्टडी के लिए और इंग्लिश नॉलेज के लिए हमेशा सामने रहता है। तो आज फिर से मैं 12th क्लास का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है, उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है पोएट्री का, जिसका नाम है ओड टू ऑटम, जिसका राइटर जॉन केट्स हैं, उसके पोएट्री का समरी लेके आया हूँ, जिसमें हमेशा की भांति हम लोग जैसे चैप्टर को देखते हैं और चैप्टर का जो राइटर होता है उस राइटर के डिटेल्स को देखते हैं, और राइटर डिटेल्स पढ़ने के बाद हम चैप्टर के समरी को देखते हैं और उसका हिंदी समझते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो उसी तरह आज मैं चैप्टर 4 लेके उपस्थित हूँ, ओड टू ऑटम, जिसमें बसंत सीजन का जो होता है चर्चा किया गया है। और ये बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम कह सकते हैं, और राइटर जो है ये भी लवर ऑफ नेचर है, जैसे चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसी तरह की ये भी कहानी है। सुनेंगे अब कहानी को। तो सबसे पहले हम लोग ओड टू ऑटम के जो राइटर हैं जॉन केट्स, इनके ऑटोबायोग्राफी क्या है, डिटेल्स क्या है, इनको समझ लेते हैं। उसके बाद इन्होंने ओड टू ऑटम में क्या कहा है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जॉन केट्स को शुरू करते हैं। इनका जन्म 1795 में हुआ, इनकी मृत्यु 1821 में हुई है। इसमें जॉन केट्स से कह रहा है, जॉन केट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, इनको एक रोमांटिक पोएट भी कहा गया है। वाज बोर्न ऑन मूनफील्ड्स लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल इन इनफील्ड, डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट इन एंड बॉक्सिंग। इन्होंने जिस स्कूल से पढ़ाई की थी उस स्कूल का नाम था क्लार्क स्कूल एंड इनफील्ड, जो लंदन में था। और ये डीपली इंटरेस्टेड क्या थे, मतलब बहुत ज़्यादा रोचक रखते थे ये क्रिकेट खेलने में और बॉक्सिंग करने में। यानी कि ये राइटर जॉन केट्स को कह सकते हैं कि एज ए क्रिकेटर भी ये बहुत फेमस थे, क्रिकेट खेलने का भी शौक था और बॉक्सिंग करने का इनको शौक था। ही ग्रीव इनटू ये वेरियस अंडर रीडर especially of Greek mythology. He even started a translation of Virgil's in Aeneid. His combination to become a poet was followed by his first acquaintance with Spenser Frankie Queen. His first poem lines in imitation of Spenser. इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद बहुत जो लंदन के एरिया में जो भी पहले से पोएट लिखने वाले थे, उनके सीख से, उनके पैथ पर चल के इन्होंने फर्स्ट टाइम लिखने का कोशिश किया कुछ, और लिखा भी तो क्या, तो इनके फर्स्ट पोएम के रूप में लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो ये इनका फर्स्ट पोएम था, इन्होंने लिखा। वाज पब्लिश्ड इन 1814, जो पब्लिश कब हुआ, 1814 में। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इमिटेड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817, और पोएम पूर्ण रूप से 1817 में इनका हुआ पब्लिश। हिज पोएम इंडिमियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, और एक विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिसको लवर ऑफ नेचर कहते हैं, उनका एक इंडिमियन था पोएम, जिससे ये कनेक्टेड हुए और उसको भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इट वाज पब्लिश्ड इन 1808, जो पब्लिश हुआ 1818 में, यानी 1818 में। हिज ओड्स ऑन इंडोलेंस ऑन अ ग्रेसियन अर्न, टू साइक, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलंचोली एंड ओड टू ऑटम, इन्होंने बहुत सारा लिखा, जिसमें ओड टू ऑटम जो है बहुत ही फेमस रहा, जिसको हम लोग पढ़ने वाले भी हैं। मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ओड टू ऑटम लिख के ये बहुत बड़े रोमांटिक पोएट बन गए इंग्लिश के साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में इनको बहुत बड़ा नाम दिया है इस पोएम ने। सो डिड लामिया एंड हाइपेरियन, ही डिड ऑफ tuberculosis in 1821 at the age of 26, but within the short span of the life he was able to achieve greatness. लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ा कि इनको ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी हुई और इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेटनेस महसूस किया, और 26 साल की मात्र उम्र में, जब 1821 था और 1821 में 26 साल की इनकी उम्र हुई। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1795, मात्र 5 साल यहाँ बचे हैं 1819 में, और 21 साल यहाँ, मात्र 26 साल की उम्र में ये डेथ कर गए। और 26 साल की उम्र में इन्होंने इतना नाम कमाया लंदन की तरफ से, और पूरे वर्ल्ड में इनका इतना नाम बोला। इन्होंने बहुत सारे कविताओं को लिखा, रोमांटिक पोएट के तौर पे हुए, क्रिकेट और बॉक्सिंग का इनके शौक था, और उसमें इन्होंने ओड टू ऑटम पोएम को लिख के और एक रोमांटिक पोएट की तरह उभर गए, और इनको हमेशा से जाना जाता है। बहुत छोटी सी लाइफ रही, लेकिन छोटी सी लाइफ में ही इन्होंने
अपनी बहुत सारी ग्रेटनेस अचीव कर ली, यानी बहुत महानतम चीज को, उपलब्धि को हासिल कर ली इन्होंने। बट विद इन द शॉर्ट स्पेन ऑफ द लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। हिज पोएम एंड लेटर्स हैव डीप beneath their beauty and reflects of the awareness of points of suffering of the life। इनके जितने भी पोएम हैं उनमें ब्यूटीज ऑफ लाइफ, जीवन के सुंदरता को दिखाया गया, नेचर साइट्स को दिखाया गया, लव एंड रोमांटिक्स को दिखाया गया। टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय ऑफ रिवर। और ये कहते हैं कि सुंदरता जो है ना, हमेशा इसको खुल के जीना चाहिए और हमेशा हंसते रहना चाहिए। एंड ब्यूटी इज द ट्रूथ। और जो सुंदरता होती है वो एक सच्चाई भी होती है इंसान की। इन द पोएम ओड टू ऑटम, यानी कि इस पोएम में जो ओड टू ऑटम लिखा गया, इसमें इन्होंने केट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम इन द सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर। ऑटम के महीने में, बसंत के महीने में क्या पिक्चर होता है, क्या यादगार सीन होता है, कैसा मौसम होता है, कैसा वेदर होता है, इसके बारे में इन्होंने खूब डिस्क्राइब किया है। एक्सहिबिटिंग इन प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। और साथ ही साथ इन्होंने प्रकृति का जो प्रेम है, प्रकृति का जो सुंदरता है, प्रकृति का जो बनावट है, उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया। तो ऐसा हम लोग करके जॉन किट्स के बारे में, उनका लाइफ स्टाइल और उनके लिखे हुए सारे कार्य के बारे में पढ़ पाए। इनका लाइफ स्टाइल कैसा था, ये किस चीज़ के इंटरेस्टेड थे, कैसे पोएट थे, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी, कहाँ के रहने वाले थे, किस तरह के पोएट लिखते थे, कितने साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, सारी चीज़ों को जान गए। तो ये जॉन किट्स का लाइफ स्टाइल हो गया। अब जॉन किट्स ओड टू ऑटम में क्या कहते हैं, मैं इसको अभी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को गौर से सुनेंगे आप लोग। जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो मैं करा देता हूँ। ये कह रहे हैं ओड टू ऑटम में season of meats and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round that the heaven runs, the bend with apples to moss cottage trees, and fill at fruit with ripeness to the core, to swell the ground and plump the hazel cells with a Swiss kernel, to keep blooding more and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never kisses, for summer has or ब्रीम्ड डियर क्लैमली सेल्स। ये कहते हैं कि जो शरद ऋतु है, वो शरद ऋतु की सुंदरता बहुत ही अच्छी सुंदरता होती है। उसमें शरद के साथ साथ इन्होंने बसंत को भी, यानी कि जब ठंडा और शीत जब गिरता है तो उसी समय बसंत का भी मौसम आता है, जब पेड़ों में नए नए पत्ते, हरे भरे पत्ते होते हैं, पेड़ों को मानो कि एक नई जान सी आ जाती है उस समय। तो उस चीज़ों को इन्होंने व्यंग में बताया है कि शरद ऋतु की व्याख्या, यानी शरद ऋतु में पशु पक्षी का चहचहाना और शरद ऋतु कितना सुंदर लगना। और उसी शरद में जब बसंत में जब पत्ते फल फूल जब खिलते हैं और पेड़ एकदम नए पत्तों से, यानी नए ड्रेस से ढका होता है, उस समय का दृश्य बहुत ही अच्छा होता है। नए पत्ते आना, नए फल आना, नए फूल आना। इस समय इन्होंने एक और चीज़ का मेंशन किया है कि नहीं ज़्यादा गर्मी होती है, नहीं ज़्यादा ठंडी होती है। हम सभी भी गार्डन की तरफ जाना चाहते हैं, हम सभी भी उन सभी पेड़ पौधों को देखना चाहते हैं जो अच्छे से एकदम सजे होते हैं अपने पत्तों के साथ, अपने पेड़ों के साथ, अपने फलों के साथ। और उसमें तो बहुत तरह की जो चिड़िया हैं वो भी गाना गाती हैं, जो हमें सुन के कानों के स्वर में अच्छा लगता है, तो हम लोग उन्हें ढूंढते भी हैं कि ये कौन से पक्षी है जो गाना गा रही है। तो इस तरह से एक मौसम का भी इन्होंने जिक्र किया है कि नहीं ज़्यादा ठंडी, नहीं ज़्यादा गर्मी है, और जो मौसम है वो एकदम खिला हुआ है, धूप भी खिले हुए थे, उस समय का धूप भी अच्छा लगता है, इसलिए सब कुछ अच्छा लगता है इस शरद और बसंत के मौसम में, इन्होंने ये कहा है। फिर ये अगले स्टेंजा में ये कहते हैं, Who hath not seen the oft amid the stores sometime, whoever seeks abroad may find the sitting careless on a granary floor, thigh here soft lifted by the winnowing wind, or no halp or recall during sound sleep, drawed with the fume of poppies, while they looked sparse the next swath, and all its twinned flowers, and sometime like a glander thou dost keep Stanley, the learned head across a brook, by or cider praise with potential look, thou was is that last causing hour by hours। इसमें ये कहते हैं सेकंड स्टेंजा में कि प्रकृति बहुत ही सुंदर लगती है इस मौसम में। जब ऑटम का मौसम होता है, ऑटम का सब सीजन होता है, तो प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। लोग जो होते हैं ना वो एक्टिव होते हैं, लोगों के शरीर में एक्टिवनेस, फुर्तीलापन दिखता है, लोग लेजी बॉडी नहीं होते हैं, लोग अपने काम काज में तेजी दिखाते हैं, अपने काम काज को बहुत अच्छे से करते हैं, एक्टिव बॉडीज, एक्टिव मोमेंट्स और एक्टिव वर्क देखने को मिलता है। सब कोई ऊर्जावान महसूस करते हैं कि सब किसी के अंदर ताकत है, कैपेसिटी है, ऊर्जावान है। बहुत सारे खेतों में किसान जब काम कर रहे होते हैं तो इस समय को वो अच्छा भी मानते हैं कि नहीं ज़्यादा गर्मी से परेशान होते हैं, नहीं ज़्यादा ठंडी से परेशान होते हैं, तो अधिकांश से अधिकांश कार्य वो कर पाते हैं इस समय में। हर जगह शांति, हर जगह एकदम हैप्पीनेस, खुशी फैला होता है, हर जगह शीतलता भी होता है।
ठंडा कह सकते हैं आप, ठंडा उतना भी नहीं, बस एक्सेप्टेबल, जो बॉडी को एक्सेप्ट कर पाता है उस तरह का ठंडा होता है। और सभी पेड़ पौधे पर अगर हम नज़र दौड़ाएं, सभी पेड़ पौधे फलों से लदे हुए मिलते हैं, और फूल वो वैसे फूल होते हैं जो एकदम खिल के और एकदम ऊपर हुए रहते हैं फूल, जिसको तोड़ने का मन करता है, जहाँ पे अनेक तरह के पशु पक्षी और उनकी चहचहाहट जो होती है बगीचों में, वो मन को विभोर करती है। ऐसा उन्होंने सेकंड स्टेंजा में बताया। और इसके बाद लास्ट स्टेंजा है जो हमारा ओड टू ऑटम का है, जिसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया है, जो ऐसा है, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर द दे थिंक्स नॉट ऑफ देम दाउ दैट साई म्यूजिक टू, while barred clouds belong to soft dying day and touched the stubble plains with rosy woe, then in a wileful child in the small Janet's mound, among the river swallows borne afloat or shrinking at the night wind lives of the dice, and full ground lambs loud beat from hilly brown head crickets sings, and now with tables spots the red vexed whistles from a garden cropped and gathering swallows twitter in the skies। इन्होंने लास्ट स्टेंजा में ये बताया है कि प्रकृति जब सुंदर दिखने लगती है तो उसमें बहुत तरह के क्रिकेट्स, यानी यहाँ कहा गया झिंगुर जो होता है, उड़ने वाले ग्रास ऊपर जो होते हैं, घास का घोड़ा जो होता है, वो सभी तितलियाँ, बटरफ्लाई, ये सारे चीज उड़ते हैं। इसमें जो होता है, इंसान तो विभोर होते ही हैं, इंसान तो मन विभोर होते ही हैं, पेड़ पौधे भी झूमते हैं, पेड़ पौधे पे भी नए फल फूल पत्ते लगते हैं, जब वो अपनी हरियाली में अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाते हैं, बहुत सुंदर दिखाते हैं, उसी समय प्रकृति बहुत सुंदर होती है। और जहाँ नदी नाले झरने होते हैं, उसके आसपास जब पेड़ हरे भरे दिखते हैं तो उसकी प्रकृति सुंदरता और ही मजबूत हो जाती है। और साथ ही साथ जब गार्डन या पेड़ पौधे के आसपास, जंगलों के आसपास, झरनों के आसपास प्राकृतिक चीज़ें जो है, नदी तालाब पोखरा, इन सब के आसपास जब उस मौसम में खिली हुई धूप में जब पक्षियाँ आती हैं, वो बहुत ही मधुर स्वर में गाती हैं, और उनके साउंड जो होते हैं, उनके जो आवाज़ होती है, उनमें इतनी मिठास भरी होती है कि आदमी को सुनने का मन हो जाता है। और सभी जो चीज़ें होती हैं वो आनंद ले रहे होते हैं, इंसान पक्षियों का आनंद ले रहा होता है, इंसान पशु पक्षी के गानों का आनंद ले रहा होता है, पशु पक्षी उस मौसम का आनंद ले रहे होते हैं, पेड़ पौधे अपने हरे भरे पत्ते और नए पेड़ पौधे, नए जो फल फूल आते हैं उनका आनंद ले रहे होते हैं, और जो नदी झरना तालाब है वो प्रकृति का आनंद ले रहे होते हैं, यानी कि सब कोई खुश रहता है और प्रकृति एकदम से आनंदित रूप से रहती है। इस प्रकार प्रकृति में शांति बनी रहती है, ठंडक बनी रहती है, कोई किसी तरह का शोर शराबा नहीं होता है, और हमारे दिल को एकदम अंदर से ठंडक मिलती है। और कितना प्यारा सा वो दृश्य होता है जिसको हम आंख बंद करके भी महसूस कर सकते हैं। और जब ये ऑटम, स्प्रिंग, कोल्ड, जब मिक्सचर सीजन होता है तो हम अपने आप घर से निकल के उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, और उस समय को हम दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करते हैं, और इस पल को हमेशा के लिए याद करते हैं। अच्छा पल होता है ये लाइफ का। इसी चीज़ को इन्होंने कविता में रखा है। बस इनके इस कविता में इतना ही है। इस तरह से हम ओड टू ऑटम चैप्टर नंबर 4 जो है पोएट्री का समरी समझ पाए। पहले हम लोगों ने राइटर डिटेल समझा, राइटर के बारे में समझा, फिर हमने ओड टू ऑटम जो होता है उसके बारे में समझा, और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा पोएम था ये। इसको भी आप लोग देखेंगे, और जब हम नेक्स्ट वीडियोज लेके आएंगे, आप लोग वेट करेंगे, तो हम 5 चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और 5 चैप्टर में भी ऐसे ही राइटर के बारे में और चैप्टर के बारे में करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप कंटिन्यू रहिए। 12th क्लास के जितने भी प्रोज सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन है, दोनों को कंप्लीट कराए जाएंगे। प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन के राइटर डिटेल्स के साथ चैप्टर डिटेल्स, इनके साथ साथ वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और समरी हिंदी विथ इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराए जाएंगे। और इस तरह से आप बेहतर अंक कर पाएंगे। जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं वो भी, और जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके तो काफ़ी समय है, उनको तो रिवाइज करने का मौका मिलेगा, मैं फिर से दोबारा पढ़ाऊंगा, उनको मौका मिलेगा। इस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। और इसी कड़ी में मैं अगले वीडियोज में 5 चैप्टर लेके आऊँगा, और जब 5 से 10 तक और चैप्टर बचेंगे, 2-4 दिन का ये और वीडियोज होगा जहाँ पर लोग 10 चैप्टर डिस्कशन कर पाएंगे। और जैसा हम लोग जानते हैं कि पहले से 11 चैप्टर अप्रोच खत्म है, अब 10 चैप्टर पोएट्री भी खत्म होने के कारण पे, जब जैसे ही खत्म हो जाएगा हम लोग ग्रामेटिकल टर्म्स में चलेंगे, और इंग्लिश के जो भी क्राइटेरिया बताएंगे मार्क्स लाने के, उन सब पे हम लोग फोकस करेंगे, काम करेंगे। और हमारा RS इंग्लिश क्लासेस जो आप लोगों के लिए है वो 90+ मार्क्स के लिए काम कर रहा है कि आप 10+2 में अच्छे मार्क्स उठाएं, और एक मतलब टॉप स्टूडेंट की तरह आपका भी एक नाम हो। ठीक है, तो इसके लिए आप हमें अभी तक जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ढेर सारा प्यार दे, देखें, लाइक करें, और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।